सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं कहता हूँ रोज़ लिंक को शेयर कर दीजिए, लेकिन लिंक कोई शेयर नहीं करता है, ना ही कोई किसी को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहता है और ना ही अपने ग्रुप में कोई लिंक शेयर करता है। थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाओगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा काम, इसीलिए थोड़ा लिंक शेयर कर दीजिए। और कल मैंने देखा था शाम की क्लास में कुछ तो मेरी खुद की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल, और मुझे खुद को पता नहीं था मैं क्या पढ़ा रहा था, कैसे पढ़ा रहा था। तो वो क्लास मैंने वहाँ से हटा दी है, डिलीट कर दिए मैंने। अब वो उसकी जो क्लास की प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास है उसमें बहुत से प्रॉब्लम थी क्वेश्चंस में, तो उनके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि कल कुछ मैं ठीक नहीं था, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी समस्या सॉल्व कर दी गई है। और रही बात, मैंने देखा था कि जब मैं पढ़ाता हूँ तब मैं कमेंट बॉक्स नहीं देख पाता हूँ, कौन क्या कमेंट कर रहा मैं देख नहीं पाता हूँ। तो फिर बाद में मैंने जब लाइव चैट देखी थी आपकी, तो उसमें आपसी विवाद चल रहा था बीच में। तो प्लीज़ ये आपसी विवाद करने मत आइए यहाँ पर। आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो सिर्फ पढ़िए बस, आपसी विवाद मत करिए। कुछ दिनों बाद आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के स्टूडेंट हो जाओगे, महीने डेढ़ महीने बाद, तो वहाँ आप ऐसी हरकतें करोगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे कहना चाहता हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में सिर्फ जवाब दीजिए जो पूछा जाता है आपसे, और फिर उसके बाद में जो भी आपके सवाल होते हैं वो आप लाइव चैट बॉक्स में नहीं, उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाए तो कमेंट में करिए। कमेंट में आप करते नहीं हो, और फिर जब क्लास चलती है तो बार बार आप सवाल करते हो, सर ये, सर वो, सर ये। मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं आपको, मैं कैसे समझाऊँ आपको। मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपके कमेंट भी देख सकूँ साथ के साथ। अगर मैं कमेंट देखूँगा तो ये जो स्क्रीन है ये डिसमिस हो जाएगी, फिर आपको भी कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको वही दिखाई देंगे जो मैं देखूँगा कमेंट। इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 2-4 दिन की और प्रॉब्लम है, फिर सॉल्व हो जाएगी। और कुछ सब्सक्राइबर भी कम है तो सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए प्लीज़, सबसे कहना चाहता हूँ मैं। और ये जो अब आपको दिखाई दे रहा है, देखो रसायन विज्ञान क्लास है 27 मई 2020 शाम को 8:30 बजे जीव विज्ञान की क्लास की जगह उसका प्रीमियर होगा, और उसी की जो जीव विज्ञान की क्लास होगी वो उससे पहले लगा दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की क्लास कंफर्म होगी 27 तारीख के दिन, ठीक है। 27 तारीख कल है, तो कल शाम को 8:30 बजे इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी ये झलक दिखा देता हूँ। इस प्रकार से स्लाइड्स बनाई हुई हैं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो बता दिया है मैंने, अब सवाल चालू करते हैं हमारे आज का सफ़र। लाइव जुड़ जाइए एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बछड़े को शरीर भार का कितना भाग के बराबर खीस पिलाना चाहिए। बछड़े को शरीर भार का कितना भाग के बराबर खीस पिलाना चाहिए। ऑप्शन ए 1/5% भाग, ऑप्शन बी 1/10% भाग, ऑप्शन सी 1/15% भाग, और ऑप्शन डी 1/20% भाग। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आंसर होगा इसका, ए, बी, सी या डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 1/10% भाग, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जो बछड़े को शरीर भार का जो भाग खीस पिलाया जाता है वो 1/10 भाग पिलाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, सांड को चारे के अतिरिक्त, चार नहीं ये चारे के अतिरिक्त कितने किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। जो हमारा सांड होता है, बैल अलग होता है और सांड अलग होता है। सांड वो होता है जो गाय को गर्भित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो सांड को चारे के अतिरिक्त कितने किलोग्राम दाना प्रतिदिन खिलाना चाहिए या देना चाहिए। ऑप्शन ए 1 से 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2 से 3 किलोग्राम, ऑप्शन सी 4 से 5 किलोग्राम, और ऑप्शन डी 8 से 10 किलोग्राम। ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। जिसने ऑप्शन दिया है बी वाला 2 से 3 किलोग्राम,
बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सांड को हम चारे के अतिरिक्त जो दाना देते हैं उसकी मात्रा होनी चाहिए 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन 2 से 3 किलोग्राम उसको चारे के अलावा दाने की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है हमारा, खलिया अच्छा स्रोत मानी जाती है। खलिया मतलब जो खल होती है, जैसे तिल है तो तिल से तेल निकालिए, उसके बाद में जो खल बच जाती है वो हम पशु को खिलाते हैं। या फिर मूंगफली की खल या सरसों की खली, ये सारी खलियाँ मानी जाती है और इन खलियों को क्या किया जाता है, तेल निकालने के बाद में पशुओं को खिलाते हैं। तो अब ये पशु को क्यों खिलाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है या खनिज लवण होता है। जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी, जवाब क्या होगा इसका। खलिया अच्छा स्रोत किसका मानी जाएगी, जिसने बी जवाब दिया है, खलिया प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो खलिया है वो किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, हरे चारे को हरित अवस्था में काटकर वायु रहित स्थान पर संग्रहित करना कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, वापस इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हरे चारे को, चारा सूखा नहीं है, हरा चारा, हरा चारा कौन सा है, बरसीम और रिचका की बात हो रही है यहाँ पर। कौन सा, बरसीम और रिचका को हरित अवस्था में काटकर वायु रहित स्थान पर संग्रहित करना कहलाता है। बताइए जल्दी से, हरे चारे को हरित अवस्था में काटकर वायु रहित स्थान पर संग्रहित करना कहलाता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी साइलेज, ऑप्शन सी लूम या ऑप्शन डी पाला। ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। बताइए जल्दी से इसका जवाब, ए, बी, सी या डी। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो हरे चारे को संग्रहित किया जाता है वो काट कर संग्रहित कर दिया जाता है वायु रहित स्थान पर, उसको हम साइलेज के नाम से जानते हैं। बहुत ही पौष्टिक चारा होता है और हरे चारे को ये संग्रहित करने की एक विधि है। हरे चारे को संग्रहित करने की विधि है, एक तो है जो है वो सूखे चारे को संग्रहित करने की विधि है, और साइलेज है वो हरे चारे को संग्रहित करने की विधि मानी जाती है। इसमें जो मुख्य रूप से साइलेज बनाया जाता है वो मक्का और आदि फसल का भी बनाया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर रिचकार उनका नहीं, साइलेज का भी, मक्का का भी बनाया जाता है, साइलेज बाजरा का भी बनाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगला सवाल है हमारा, भारत में किस प्रकार के साइलों का अधिक प्रचलन है। सवाल वापस ध्यान से सुनिएगा, भारत में किस प्रकार के साइलों का अधिक प्रचलन है। अब मैं बता देता हूँ साइलो क्या होते हैं। जब हम साइलेज बनाते हैं तो साइलेज बनाने से पहले हम कुछ साइलो बनाते हैं। साइलो का मतलब होता है हम गड्ढे बनाते हैं और उन गड्ढों में हम कुछ बिछा देते हैं, दूसरा चारा बिछा देते हैं, और उन चारों के बीच में हमारा जो मुख्य चारा होता है उसको डाल देते हैं, फिर ऊपर से वापस हरा चारा और फिर मिट्टी से ढक देते हैं। तो ये जो आकृतियाँ होती हैं, ये आकृतियाँ, गड्ढा खोद दिया, बंकर बना दिया, बंकर मतलब मिट्टी के ज़मीन के ऊपर झोपड़ी नुमा संरचना, या फिर खाई खोद दी, तो ये इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, साइलो कहलाती हैं। वो क्या कहलाएगी, साइलो कहलाएगी। और उनको साइलो को क्यों बनाया जाता है, साइलेज को संग्रहित करने के लिए। तो अब सवाल है, भारत में किस प्रकार के साइलो का अधिक प्रचलन है। तो खाईनुमा, खाई का मतलब ट्रेंच हो गया, गड्ढेनुमा, गड्ढा मतलब पिट हो गया, बंकर, बंकर को बंकर ही कहते हैं, या ए व बी दोनों। बताइए जल्दी से, खाई और गड्ढा, ट्रेंच या पिट, बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। भारत में किस प्रकार के साइलों का अधिक प्रचलन होगा, खाईनुमा या गड्ढेनुमा, ए, बी, सी। जिसने डी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भारत में सबसे अधिक प्रचलन है वो है खाईनुमा और गड्ढेनुमा संरचना का, यानी कि मिट्टी के अंदर ही बनाते हैं, मिट्टी के अंदर ही हमारे चारे को दबाकर उसको संरक्षित करते हैं। तो ये है और साइलेज में से हर बार सवाल आता है। अगला सवाल है हमारा, अच्छे साइलेज के गुण बताइए। अच्छे साइलेज के गुण, ऑप्शन ए पौष्टिक चारा, ये चारा की जगह जहाँ पर चारा लिखा था वहाँ पर सब जगह चार हो गया, पौष्टिक चारा है, दस्तावार चारा है, विशेष सुगंध होती है और उपयुक्त सभी।
तो इसका आंसर ए, बी, सी या डी कौन सा होगा? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो अच्छा साइलेज होता है वो क्या उसके गुण क्या होते हैं? पौष्टिक चारा होता है, दस्तावार चारा होता है, विशेष सुगंध भी होती है उसमें, और ये सारे ही लक्षण होंगे। अब पौष्टिक चारा तो मतलब जिसमें पोषक तत्व होंगे। दस्तावार चारा का मतलब ये होता है कि उस चारे को खाने से पशु की जो आंत होती है या पेट होता है वो साफ़ हो जाता है, उसको दस्त लगती है, जिससे क्या हो जाता है, उसका जो पेट होता है वो साफ़ हो जाता है, जो मल होता है वो शरीर से बाहर पूरा निकल जाता है। तो दस्तावार चारा भी ये कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, साइलेज कितने दिनों में तैयार हो जाता है? बार बार ये सवाल पूछा जाता है। साइलेज कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ऑप्शन ए है 4 सप्ताह, ऑप्शन बी है 8 सप्ताह, ऑप्शन सी है 12 सप्ताह और ऑप्शन डी है 16 सप्ताह। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में, ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। जिसने सी जवाब दिया है 12 सप्ताह, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो साइलेज बनकर तैयार होता है वो कितने दिनों में हो जाता है? वो 12 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है। 12 सप्ताह को अगर आप मंथ में डिवाइड करो तो एक मंथ में 4 सप्ताह होता है, तो 4 4 8 और 4 3 12, तो कितने 12 सप्ताह मतलब 3 महीने में लगभग बनकर तैयार हो जाता है। तो वहाँ पर सप्ताह की जगह मंथ भी पूछा जा सकता है, और मंथ की जगह वहाँ पर दिन भी पूछा जा सकता है। तो दिन को कितने हो जाएंगे? 90 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 12 सप्ताह, 3 माह या 90 दिन। अगला सवाल है हमारा, अच्छा है बनाने के लिए फसल को किस अवस्था में काटना चाहिए? अब इससे पहले एक बात बता दूं आपको। देखो, चारा जो होता है उसको हम दो रूप में संरक्षित करते हैं, एक तो सूखा चारा और एक गीला चारा या हरा चारा। जब हरा चारा जो संग्रहित करेंगे उसकी तो हमारी विधि है, हरा चारा संग्रहित करने की तो हमारी विधि है, वो है साइलेज विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? साइलेज विधि। साइलेज विधि में जब हम चारे का संग्रहण करेंगे तो वो हरे चारे से करेंगे। अगर हम सूखे चारे को संरक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि कौन सी होगी? उसके लिए कौन सी विधि होगी? है। तो हरे चारे के लिए तो साइलेज और सूखे चारे के लिए है। तो ये दोनों विधियां हैं चारे को संरक्षित करने के लिए। अब यहाँ पर पूछा है, अच्छा है बनाने के लिए फसल को किस अवस्था में काटना चाहिए? किस अवस्था में काटना चाहिए? प्रारंभिक अवस्था यानी कि फसल को उगाया ही है और 10-15 दिन की हो गई तो काटें। ऑप्शन बी फूल आते समय, ऑप्शन सी दाना बनते समय और ऑप्शन डी सूखते समय। तो बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? ए, बी, सी, डी। कुछ स्टूडेंट बार बार मुझे कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। देखो, घास काटने का काम यहाँ नहीं होगा, सिस्टम से चलेगी क्लास। हाँ, मानता हूँ आपको पढ़ने का शौक़ है, आप ब्राइट स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, और आपको अच्छा स्टूडेंट मानता भी हूँ मैं, लेकिन थोड़ा हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। तो अच्छा है बनाने के लिए फसल को अवस्था में काटना चाहिए। तो जिसने दिया है फूल आते समय, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो है को जब काटते हैं तो कौन सी अवस्था पर काटते हैं? फूल आते समय। फूल आते समय इनको काटना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, है में जल की मात्रा होती है। है में जल की मात्रा होती है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 99%। है मतलब सूखा चारा। सूखे चारे में अब नमी की मात्रा बतानी है आपको। 15%, 85%, 50% या 99%। ये इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए 15%, बिल्कुल सही जवाब है आपका। है में जल की कितनी मात्रा होनी चाहिए? है में जल की मात्रा होनी चाहिए 15% तक। 15% से ज़्यादा है में नमी या जल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। नमी भी आ सकता है वहाँ पर जल की जगह, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, अच्छा है के लक्षण, यानी जो है हमने चारा बनाया है उसके लक्षण कौन कौन से होंगे? ऑप्शन ए स्वादिष्ट होगा, ऑप्शन बी मुलायम होगा, ऑप्शन सी सुगंध युक्त होगा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि स्वादिष्ट भी होगा, मुलायम के साथ सुगंधित भी होगा। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। जिसने डी जवाब दिया है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है आपका।
जो अच्छा है होता है वो क्या होता है, स्वादिष्ट भी होता है, साथ के साथ मुलायम होता है और सुगंध युक्त होता है। अगला सवाल है हमारा, हे का हरा रंग होना किस विटामिन का सूचक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हे का हरा रंग होना किस विटामिन का सूचक है। अगर है हरा रंग का है तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी का भी याद करना है इसको। ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब। हे का हरा रंग किसके कारण होता है या किस विटामिन का सूचक है। जिसने ऑप्शन ए दिया है विटामिन ए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो हरा रंग होता है हे का, उसमें हरा रंग होने से ये सूचक है इस चीज़ का कि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। अगला सवाल है हमारा, साइलेज में कितनी प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अभी जब मैंने हे बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि हे में जो नमी होनी चाहिए वो लगभग 15% तक होनी चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% से ज़्यादा अगर होगा तो उसकी गुणवत्ता खराब होगी और उसको लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकेगा। अब सवाल पूछा है साइलेज में कितने प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी 85%। बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा, ए बी सी या डी। बताइए जल्दी से कितने प्रतिशत नमी। जिसने सी जवाब दिया है आपका जवाब सही है। जो साइलेज होता है उसमें 65% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। कितनी नमी नहीं होनी चाहिए, 65% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अधिक नमी होती है तो साइलेज को संरक्षित नहीं किया जा सकता, उसमें दुर्गंध हो जाती है और वो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। लंबे समय तक सुरक्षित रखना उसको मुश्किल हो जाता है। तो नमी होगी 65%। और हे का पूछ ले तो हे का पता है आपको कितनी होगी, हे की होगी 15%। अगला सवाल है हमारा, उत्तम किस्म का साइलेज किस फसल का बनाया जाता है। आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साइलेज में से। है और साइलेज में से बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तम किस्म का साइलेज किस फसल का बनाया जाता है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी घास। बताइए जल्दी से ए बी सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। उत्तम किस्म का साइलेज किस फसल का बनाया जाता है। जिसने जवाब ए दिया है मक्का, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ए जवाब दिया है मक्का, बिल्कुल सही जवाब है। जो मक्का होता है उससे हम सबसे उत्तम किस्म का साइलेज बनाते हैं, सबसे उत्तम किस्म का साइलेज बनाते हैं। तो साइलेज बनाने के लिए हम फसल जो उपयोग में लेंगे वो कौन सी लेंगे, मक्का लेंगे, क्योंकि इसमें जो पत्तियां होती हैं वो पौष्टिक होती हैं और इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और इस फसल की जो प्रकृति होती है वो साइलेज बनाने की विधि के आधार पर बिल्कुल ठीक बैठती है, इसलिए इसको सबसे अच्छी किस्म का है इससे बनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, भूसे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसे उपचारित किया जाता है। भूसे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसे उपचारित किया जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए पानी से, ऑप्शन बी मिट्टी से, ऑप्शन सी यूरिया के घोल से और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, भूसे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसे उपचारित किया जाता है, पानी से, मिट्टी से, यूरिया घोल से या कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा इसका, क्या जवाब होगा इसका, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए बी सी या डी, भूसे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसको उपचारित किया जाता है। तो इसका जवाब होगा सी यूरिया घोल से। जो भूसे की गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाने के लिए हम यूरिया के घोल से उपचारित करते हैं। और यूरिया जो होता है वो मुख्य रूप से पशुओं में दूध को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, दूध को बढ़ाता है। इसलिए जब पशु को हम भूसा देंगे तो उसको यूरिया का घोल का छिड़काव करके दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, पशु उसको खाएगा और उसके बाद में उसमें दूध की मात्रा बढ़ेगी। इसीलिए यूरिया के घोल का उपचार किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, फिर से एक टेक्निकल क्वेश्चन है। 100 किलोग्राम भूसे को यूरिया से उपचारित करने
के लिए कितना यूरिया चाहिए। 100 किलोग्राम भूसा है हमारे पास, उसको हमें यूरिया के घोल से उपचारित करना है। अब हमें कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2 किलोग्राम, ऑप्शन सी 3 किलोग्राम और ऑप्शन डी 4 किलोग्राम। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, 1, 2, 3 या 4। बताइए जल्दी कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम। 100 किलोग्राम भूसे को यूरिया से उपचारित करने के लिए 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी या 4 केजी। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन डी वाला 4 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। 1 किलोग्राम नहीं होगा, 4 किलोग्राम होगा। यूरिया को भूसे को अगर यूरिया से उपचारित करना है तो 4 किलोग्राम मात्रा की हमें आवश्यकता होगी 100 किलोग्राम के लिए। अगर आपसे 200 किलोग्राम पूछ लिया जाए तो 200 का उल्टा हो जाएगा, 4 को 4 में ऐड कर देंगे तो 8 किलोग्राम हो जाएगा। तो बेसिक सी साइंस है ये, बेसिक सी मैथ है। अगला सवाल है हमारा, गाय भैंस का औसत शरीर तापमान होता है। देखिए गाय भैंस का औसत शरीर तापमान बताना है आपको। ऑप्शन ए 38 डिग्री, ऑप्शन बी 38.5 डिग्री, ऑप्शन सी 39.5 डिग्री और ऑप्शन डी 40 डिग्री। बताइए जल्दी से गाय भैंस का औसत तापमान, औसत शरीर तापमान बताना है आपको गाय भैंस का। जो तापमान होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला 38.5 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। तो गाय भैंस का जो औसत शरीर तापक्रम होता है वो कितना होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा, पशुओं में तापमान ज्ञात किया जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए पशुओं में जो तापमान होता है वो ज्ञात किया जाता है रेक्टम पल्पेशन विधि द्वारा, वेजिनल कोट विधि द्वारा, ए और बी दोनों ही और कोई नहीं। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए इसका जो जवाब, वैसे तो जवाब सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दीजिए आप कौन सा जवाब होगा, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, कोई मिसप्रिंट नहीं है, चेक कर लिया मैंने, नहीं है मिसप्रिंटिंग इसमें। पशुओं में तापमान ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन ए रेक्टम पल्पेशन विधि, बी वेजिनल कोट विधि, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। नहीं है मिसप्रिंटिंग, जल्दी से जवाब दीजिए। ए जिसने जवाब दिया है रेक्टम पल्पेशन विधि, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जवाब क्या होगा, रेक्टम पल्पेशन विधि। जो पशुओं में तापमान ज्ञात किया जाता है वो किया जाता है रेक्टम पल्पेशन विधि द्वारा। अब रेक्टम पल्पेशन क्या होता है, देखो जो रेक्टम होता है वो पशु का उसको बोल सकते हैं पशु का उदर कहलाता है, या उदर भी कह सकते हैं, उदर तो नहीं कहेंगे, उसको गुदा कह सकते हैं। पशु की जो गुदा होती है जहाँ से वो मल त्याग करता है, उस क्षेत्र पर हम क्या लगाते हैं, उस जगह पर हम लगाते हैं थर्मामीटर, और उसी आधार पर हम क्या करते हैं, उसी आधार पर हम पशु का तापमान ज्ञात करते हैं। तो रेक्टम यानी कि रेक्टम जो जगह होगी वो कौन सी होगी, वो उसकी गुदा होगी जहाँ से वो मल त्याग करता है, और वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम थर्मामीटर लगा देते हैं और उस शरीर का तापमान ज्ञात कर लिया जाता है। और इस विधि को हम बोलते हैं रेक्टम पल्पेशन विधि। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इतना योगदान दे रहे हैं, बस आप एक बटन दबाकर आपका भी योगदान दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। अगला सवाल है हमारा, कुक्कुट की औसत नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। कुक्कुट यानी जो मुर्गियां होती हैं या बतख होती हैं, बतख भी कुक्कुट के अंदर ही आती हैं। तो बताइए जल्दी से कुक्कुट की औसत नाड़ी गति। ऑप्शन ए 40 से 50, ऑप्शन बी 70 से 80, ऑप्शन सी 120 से 160 और ऑप्शन डी 180। बताइए जल्दी से ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। कुक्कुट की औसत नाड़ी गति पूछिए। नाड़ी गति मतलब जो हम जैसे हमारा जो शरीर है उसमें कलाई पर जो नाड़ी चलती रहती है जिसमें आवाज़ आती है, धक 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 की आवाज़ आती है उसमें, उसी प्रकार से कुक्कुट में जो नाड़ी गति होती है वो उसी में भी कुक्कुट में भी नाड़ी गति चलती रहती है। तो उसमें जो नाड़ी गति होती है वो कितनी होती है,
जिसने सी जवाब दिया है 120 से 160, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो कुक्कुट की औसत नाड़ी गति होती है वो होती है 120 से 160 प्रति मिनट। 120 से 160 बार प्रति मिनट उसकी जो नाड़ी होती है वो धक 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 करती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भेड़ व बकरी की औसत नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। बताइए जल्दी से। भेड़ व बकरी की औसत नाड़ी गति, पहले कुक्कुट की थी। ऑप्शन ए है हमारा 40 से 50, ऑप्शन बी है हमारा 70 से 80, ऑप्शन सी है 120 से 160 और ऑप्शन डी है 180। अब भेड़ बकरी की औसत नाड़ी गति ए, बी, सी या डी। सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है ए, बी, सी या डी। जिसने बी जवाब दिया है 70 से 80, बिल्कुल सही जवाब है आपका। भेड़ व बकरी में जो औसत नाड़ी गति होती है वो होती है 70 व 80, 70 से 80 के बीच में मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, गाय भैंस की नाड़ी गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। गाय और भैंस की नाड़ी गति ज्ञात करनी है, यानी कि उसकी जो श्वसन, जो हृदय की जो धड़कन है उसको ज्ञात करनी है। तो कौन सी धमनी से ज्ञात करेंगे हम। ऑप्शन ए कोक्सियल धमनी से, ऑप्शन बी फेमोरल से, ऑप्शन सी फेसियल से और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, गाय भैंस में ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा इसका आंसर। देखो, जो गाय भैंस में हम ज्ञात करते हैं नाड़ी गति, वो करते हैं हम कोक्सियल धमनी से। किससे करते हैं, कोक्सियल धमनी से ज्ञात करते हैं। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है आपका जवाब, कोक्सियल धमनी से नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। अगला सवाल है हमारा, भेड़ व बकरी की नाड़ी गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं। भेड़ व बकरी की नाड़ी गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए कोक्सियल धमनी, ऑप्शन बी फेमोरल से, ऑप्शन सी फेसियल से और ऑप्शन डी कोई नहीं। वो जो मैंने बताया था इससे पिछले वाला क्वेश्चन, उसमें था गाय और भैंस जो कोक्सियल से कर रहे थे। अब बताना है आपको भेड़ व बकरी। भेड़ व बकरी का किससे होगा, बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में। ऑप्शन में आप सिर्फ जो आंसर में सिर्फ ए, बी, सी और डी लिख दिया करें, बस कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिखना की ज़रूरत नहीं है। देखता हूँ कुछ कुछ तो 2-2 लाइन तक के आंसर देते हैं। बाद में जब मैं आपकी लाइव चैट पढ़ता हूँ तो सब कुछ देख लेता हूँ मैं, किसने क्या कहा था, किस आंसर पर किसने क्या कहा था, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। आप भी देख सकते हो, आप लाइव चैट का ऑप्शन रहता है उसमें आप भी देख सकते हो, लेकिन मैं मेरे चैनल के अंदर खोल के सब कुछ देख लेता हूँ कि कौन से सेकंड पर आपने क्या चीज़ बोली है। तो मुझे सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, आप घबराइए मत, धीरे धीरे थोड़ा समय दीजिए। तो भेड़ व बकरी की नाड़ी गति ऑप्शन बी बताना है आपको। जिसने ऑप्शन बी बताया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भेड़ व बकरी की नाड़ी गति होती है वो किससे करते हैं हम करते हैं फेमोरल से। किससे करते हैं, फेमोरल से ज्ञात की जाती है भेड़ व बकरी की नाड़ी गति। अगला सवाल है हमारा, ऊंट की सांस गति प्रति मिनट है। जो ऊंट होता है उसकी सांस गति बतानी है आपको, या ये समझ लीजिए कि 1 मिनट में ऊंट कितनी बार सांस लेता है, इस चीज़ को बताना है आपको। ऑप्शन ए 5 से 7 बार, ऑप्शन बी 20 से 25 बार, ऑप्शन सी 12 से 20 बार और ऑप्शन डी 33 बार। ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। ए, बी, सी या डी, ए, बी, सी या डी, बताइए ए, बी, सी, डी में जिसने ए वाला जवाब दिया है 5 से 7 सांस प्रति मिनट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो ऊँट होता है वो 1 मिनट में लगभग 5 से 7 बार सांस लेता है। कितनी बार लेता है, 5 से 7 बार सांस लेता है। और ऊँट हमारे राज्य का क्या है, राज्य पशु भी हो गया है अभी। अब हमारे जो राज्य के पशु हैं वो 2 हैं। एक तो है चिंकारा, चिंकारा हिरण के जैसा एक जीव होता है, उसको चिंकारा बोला जाता है। और हिरण के जैसा होता है, सेम हिरण नहीं होता, थोड़ा मिलता जुलता है उससे, वो चिंकारा होता है। वो हमारे राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन वो कमर्शियल नहीं है, वो आर्थिक रूप से नहीं है। अगर आपसे आर्थिक रूप से राजस्थान का राज्य पशु पूछा जाता है तो उसका जवाब होगा ऊँट। और मुझे लगता है ये सवाल इस बार पूछा जाएगा आपसे कि अगर आपसे पूछ ले कि हमारे राजस्थान का राज्य पशु है और ऑप्शन में ऊँट दिया है और ऑप्शन में चिंकारा भी दिया है, तो पहले चिंकारा को सही करना। अगर चिंकारा नहीं है तो फिर ऊँट सही होगा,
और अगर ऐसे पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा पशु आर्थिक रूप से राज्य पशु कहलाता है, तो आर्थिक रूप से अगर राज्य पशु पूछ लेता है तो फिर उसका जवाब होगा ऊँट। बिल्कुल ऊँट होगा बिल्कुल उसका सही जवाब। तो ये सवाल आ सकता है, इसको अभी लिख लेना या ध्यान से देख लेना, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है हमारा, लाल दवा को किस नाम से जाना जाता है? लाल दवा को किस नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से। फिनाइल से, जिंक सल्फेट से, पोटेशियम परमैंगनेट से या बोरिक एसिड से? लाल दवा जिसको हम KMNO4 के नाम से भी जानते हैं, KMNO4 भी हम बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए फिनाइल, ऑप्शन बी जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट और ऑप्शन डी बोरिक एसिड। ए, बी, सी या डी? जिसने सी जवाब दिया है पोटेशियम परमैंगनेट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो लाल दवा होती है उसको हम पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसका उपयोग भी देख लेते हैं, ये क्या उपयोग होता है। अगला सवाल है, लाल दवा का उपयोग किया जाता है, जो हमारी लाल दवा होती है, लाल दवा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए घाव धोने, पशु के जो घाव होते हैं वो धोने के लिए, या घाव कोई सा भी हो सकता है, मनुष्य के भी हो सकता है। ऑप्शन बी इंजेक्शन लगाने में। ऑप्शन सी आँख का कचरा निकालने में, पशु के आँख में अगर कचरा गिर जाता है तो उसको निकालने के लिए, या ऑप्शन डी कोई नहीं? बताइए जल्दी से लाल दवा का उपयोग। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा इसका जवाब? ए, बी, सी या डी? जिसने जवाब दिया है सी वाला गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। जो लाल दवा होती है उसका जो उपयोग करते हैं हम, वो किस लिए करते हैं? पशु के घावों को धोने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, लाल दवा का कितने प्रतिशत घोल घाव को धोने में उपयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है, फिर से देखिए एक बार। लाल दवा का कितने प्रतिशत घोल घाव को धोने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 1%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 6% और ऑप्शन डी है 10%। लाल दवा का कितने प्रतिशत घोल, 1, 2, 3 या 4 ऑप्शन, कौन सा होगा जवाब? बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में। लाल दवा, जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है 1%, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो लाल दवा होती है उसके 1% घोल का उपयोग हम करते हैं पशु के घावों को धोने के लिए। ठीक है, ये वहाँ पर से जीवाणु की ग्रोथ को रोकता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, पेचिश रोग का रोगजनक है, पेचिश रोग का रोगजनक पूछा है आपसे। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। बताइए जल्दी से, जो पेचिश रोग है उसका रोग कारक क्या होगा? पेचिश रोग का रोग कारक क्या होगा? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा इसका। पेचिश रोग का रोगजनक, जिसने डी जवाब दिया है प्रोटोजोआ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पेचिश रोग का रोगजनक होता है वो क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? पेचिश रोग का रोगजनक कहलाता है, या उसको फैलाने वाला कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, किस रोग में तिल, अरंडी, अलसी का तेल बराबर मात्रा में दिया जाता है? या किस अवस्था में या किस रोग में तिल का तेल, अरंडी का तेल और अलसी का तेल तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर दिया जाता है? ऑप्शन ए कब्ज में, ऑप्शन बी अतिसार में, ऑप्शन सी आफरा में और ऑप्शन डी हैजा में। बताइए जल्दी से ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी, कौन सा होगा इसका जवाब? कब्ज, अतिसार, आफरा या हैजा? कब्ज, अतिसार, आफरा या हैजा? जिसने ए जवाब दिया है कब्ज, बिल्कुल सही जवाब है। जो
तिल, अरंडी और अलसी का तेल होता है उसको बराबर मात्रा में मिलाकर हम क्या करते हैं, कब्ज का उपचार करते हैं। अब देखो, आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना दे देता हूँ मैं। कल शाम को सही 8:30 बजे जो बायोलॉजी की क्लास लगती है उसकी जगह केमिस्ट्री की क्लास लगेगी। तो केमिस्ट्री की क्लास लगेगी और उसका जो लिंक है वो आज शाम को जो क्लास लगेगी उसमें मैं दे दूँगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उस लिंक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अगर उस वीडियो पे, उस क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तभी आगे फिर केमिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू हो पाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से सब्सक्राइब नहीं हो रहा है चैनल, और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है, वॉच टाइम भी कम आ रहा है, स्टूडेंट कम देख रहे हैं, बीच में आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जितना आप लाइव क्लास को अटेंड करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। तो लाइव ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश करिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बाद में देखते हैं या ऐसा कुछ करते हैं या सेव कर लेते हैं, तो वो ठीक होता है एक, लेकिन फिर भी लाइव आप अटेंड करोगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, आपको हाथों हाथ वो याद हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आप आपका जो फ़ोटो है वो चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर दिखाया जाए तो प्लीज़ आप हमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं है लेकिन जो दूसरी क्लास है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या लास्ट में आपको नंबर मिल जाएंगे। उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी फ़ोटो दिखाई जाएगी। जो आंसर सही दे रहे हैं उन्हीं की दिखाई जाएगी। तो आपने अगर आंसर दिए हैं 2 या 3 भी सवाल के सही जवाब दिए हैं तो आपकी फ़ोटो दिखाई जाएगी बिल्कुल। तो नए स्टूडेंट हैं तो फ़ोटो सेंड कर दीजिए, नंबर आपको लास्ट में मिल जाएंगे। और जो पिछली क्लास में जिसने सबसे ज़्यादा सही जवाब दिए थे वो स्टूडेंट, वैसे तो आप सबकी दिखा दिए मैंने जो रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट नया आए हैं, तो उसमें से एक ये स्टूडेंट है, इसका नाम है नारायण लाल प्रजापति हैं। तो ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, बार बार सही जवाब देते हैं और कंटिन्यू क्लास में आ रहे हैं। तो इनके लिए एक बार तालियां हो जाएं। और बाकी तो आप सबके लिए ही एक बार ताली बजा लीजिए प्लीज़। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपस में लड़िए मत, मुझे बुरा लगता है। सारे इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं, हमेशा आते हैं क्लास में, सही जवाब देते हैं, फिर आपस में लड़ना किस बात का। हो सकता है कुछ दिनों बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तो कहोगे यार तू भी इंपीरियल एग्रो क्लासेस से पढ़ता था। हाँ मैं भी पढ़ता था। तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम तो आशुतोष है। अरे यार मेरा नाम रवि है, मैं भी तो उस लाइव चैट में तेरे से बात किया करता था। तो ऐसा होगा आपके साथ, इसीलिए कह रहा हूँ। बहुत से लड़के भी आपके दोस्त बनेंगे, लड़कियाँ भी दोस्त बनेंगी, तो इसीलिए आप थोड़ा बैलेंस करके चलिए और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और कल की जो शाम की क्लास हुई थी उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और थोड़ी सी टेक्निकल इशू भी थी, इसलिए मैं सही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने वो क्लास भी डिलीट कर दी है। तो उसके लिए सॉरी, और उसका सॉल्यूशन क्लास लगा दी जाएगी आपकी, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, नहीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, पशुओं में खुजली किसके द्वारा होती है? पशुओं में खुजली किसके द्वारा होती है? जो पशु होते हैं उसमें खुजली बतानी है आपको, किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी वायरस और ऑप्शन डी माइट। बताइए जल्दी से, पशु में जो खुजली रोग होता है वो किससे होता है? जिसने डी जवाब दिया है माइट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए ये फ़ोटो लगाई हुई है यहाँ पर, ये क्या है? ये माइट होती है और ये क्या पैदा करती है? ये पशुओं में खुजली पैदा करती है, यह खुजली रोग को बढ़ावा देती है। तो किससे होगा? माइट से होगा, वायरस से नहीं होगा। वायरस से तो सिर्फ कोरोना ही होता है। अगला सवाल है हमारा, पशुओं में पेचिश रोग का कारक है। पशुओं में पेचिश रोग का कारक बताना है आपको। ऑप्शन ए कोक्सीडिया जर्नाई, ऑप्शन बी किलनी, ऑप्शन सी बेसिलस और ऑप्शन डी माइट। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। पशुओं में पेचिश रोग का कारक ए बी सी या डी कौन सा होगा? जिसने ए जवाब दिया है कोक्सीडिया जर्नाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पशुओं में पेचिश रोग होता है उसका जो कारक माना जाता है वो किसको माना जाता है? कोक्सीडिया जर्नाई को माना जाता है। ये सवाल बार बार पूछा भी जाता है
कि कोक्सीडिया जर्नाई हैं। कोक्सीडिया जर्नाई क्या है? पेचिश रोग का रोगकारक है। अगला सवाल है हमारा, पशुओं में खुरहरा करने के लाभ हैं। पशुओं में खुरहरा, अब खुरहरा क्या होता है? जैसे हमारा कपड़ा धोने का जो ब्रश होता है, जो हम कपड़े धोते हैं उसका जो ब्रश होता है, उस ब्रश जैसा ही एक ब्रश होता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है और उसमें हार्ड टाइप के प्लास्टिक के या फिर हल्के सॉफ्ट या बारीक लोहे के तार टाइप के होते हैं। फिर उसको क्या किया जाता है? उसको पशु के शरीर पर रगड़ा जाता है, जिससे उसके शरीर पर जो धूल मिट्टी कुछ भी लगी होती है या जो जीवाणु लगे होते हैं वो हट जाते हैं। पशु के शरीर की जो मालिश हो जाती है, मालिश कह सकते हैं उसको, और उसके बाद में पशु के शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है। बाह्य परजीवी होते हैं जो प्रोटोजोआ वगैरह वो हट जाते हैं और उसका जो दूध उत्पादन होता है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो खुरहरा करने का लाभ कौन से होंगे? रक्त संचार बढ़ गया, बाह्य परजीवियों से रक्षा हो गई और स्वच्छ दूध उत्पादन होगा। शरीर की जो गंदगी है वो हट जाएगी तो दूध उत्पादन क्या होगा? स्वच्छ होगा। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, अच्छा आज इतने ही सवाल डाले हैं, तो आज इतने ही सवाल हैं। एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा मैं, प्लीज़ अगर वीडियो को आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और मैं ये कहना चाहता हूँ 27 तारीख को केमिस्ट्री की लाइव क्लास लगेगी आपकी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आना है, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लिंक आपको आज शाम को जो क्लास लगेगी 8:30 बजे जीव विज्ञान की या बायोलॉजी की, उसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नए आए हैं, आप चाहते हैं, आपने सही जवाब दिए हैं और आप चाहते हैं कि हमारा भी फ़ोटो शो हो, तो नंबर ये देखो यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं, इस नंबर पर आप क्या कर देना, हमें व्हाट्सअप कर देना, आपकी फ़ोटो दिखाई जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट जो हमारी क्लास लगेगी शाम को, उसमें आपकी फ़ोटो दिखाई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर से कहना चाहता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, हमारी कुछ मेहनत है उसका फल हमें भी देना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं शाम को 8:30 बजे।